Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Study Point. In this video, we are going to discuss physics section of HTET TGT 2022 Science PYQ. So let's start with our first question. Our first question is, two ends of rods of length L and radius R of the same material are kept at same temperature. Which of the following rods conducts the maximum heat? सो हमारे पास दो एंड्स ऑफ द रॉड है जिनकी लेंथ कितनी है एल है एंड रेडियस आर है एंड ये रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है जिनको सेम टेम्परेचर पे रखा गया है सो इनमें से कौन सी रॉड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स इनमें से कौन सी रॉड जो है सबसे ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगी सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला तो अगर ये एक रॉड है इसके दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है एक एंड पे टेम्परेचर T1 है एंड दूसरे एंड पे टेम्परेचर T2 प्रेजेंट है एंड लेंथ कितनी है L। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड K जो हमारे पास होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है एक मटेरियल की एंड दिस मटेरियल इज सेम। सो K तो हर केस में कॉमन हो गया, सेम हो गया। अगर हम बात करें Q की, Q का फॉर्मूला हो जाता है KA डेल्टा T बाय L इंटू T। तो इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल के लिए हमारा डेल्टा T है जो वो सेम होगा। सो Q हमारा किसके प्रोपोर्शनल हुआ? Q इज ओनली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाय L। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को एरिया बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो हम इसमें पुट करते हैं एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सो हमारा जो क्यू है, जो हीट है, हीट कंडक्टेड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर बाय एल के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल। क्वेश्चन में हमें हर एक पार्ट में आर की वैल्यू भी गिवन है एंड एल की वैल्यू भी गिवन है, बस हमें पुट करके आंसर सॉल्व करना है। अब आर पहले केस में 0.5 है, सो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एल की वैल्यू कितनी है 25। सो इट कम्स आउट टू बी 0.25 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 0.01। सिमिलरली हम सेकंड केस के लिए कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे आर हमारा 1 सेंटीमीटर है, एल हमारा 50 सेंटीमीटर है। इस केस में भी हमारे पास जो आर स्क्वायर हुआ वो 1 हुआ, एल हमारा 50 हुआ। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 0.02। सिमिलरली आर 1.5 है, एल 75 है, इस केस में सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 0.03। एंड फाइनली फोर्थ अगर हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे आर 2 सेंटीमीटर गिवन है एंड एल 100 सेंटीमीटर है, इस केस में हमारी वैल्यू आ रही है 0.04। तो चारों ऑप्शंस में से अगर हम कंपेयर करें, ये क्वेश्चन हमें चारों ऑप्शन को सॉल्व करके ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल रही है, जहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.04। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A ball thrown up is caught by a thrower 6 seconds after the start. The height to which the ball has risen is। सो क्वेश्चन बता रहा है कि एक पर्सन ने बॉल को अप थ्रो किया, वो एक मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाती है एंड देन वो वापस नीचे डिसेंड कर जाती है। सो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है कि बॉल हाईएस्ट किस हाइट तक पहुंची जिसके बाद उसने अपना डिसेंड स्टार्ट किया, राइट। एंड हमें क्वेश्चन में टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अप एंड डाउन का दोनों का टाइम गिवन है 6 सेकेंड। अगर हमें सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट या सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो ये जो गिवन टाइम है 6 सेकेंड का, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा आ जाएगा, दैट इज 3 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम आ गया। हमें पता है कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हो जाती है हमारे पास 0। कितनी हो जाती है? 0। सो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया। अब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे जहाँ पे s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पे s को h से रिप्रेजेंट करेंगे, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है कि किस वेलोसिटी से उसने अपवर्ड थ्रो किया, तो इसको हम 0 मानेंगे। 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ g की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, t इज हमारा 3 सेकेंड, राइट। सो कैलकुलेट करने के पास बाद वी गेट 5 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 45 मीटर। सो हमारी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो उस बॉल ने रीच करी दैट इज 45
meter, sorry, not centimeter, it is meter. Option number. Now next question. If a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, तो क्वेश्चन गिवन है कि एक बॉडी एक वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है, जिसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद हाफ हो जाती है। तो सपोज वो किसी यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पेनिट्रेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, यानी कितनी हो जाती है, u बाय 2 हो जाती है, राइट। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो इसकी u बाई 2 वेलोसिटी हो गई, फिर कुछ ये डिस्टेंस पेनिट्रेट करता है और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बॉडी की, 0। सो वो पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे कितना ट्रैवल किया हुआ है, 3, राइट। सो हम यहाँ पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले कि u वेलोसिटी से स्टार्ट करके 0 वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर बाय यू बाय 2। पहले केस की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी u बाय 2 है, राइट। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी u बाय 2 का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2as। s की जगह हमें पता है फर्स्ट वाले केस के लिए एस की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी माइनस यू स्क्वायर बाय 8। अब इस एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करके हम सेकेंड पेनिट्रेशन का जो केस था उसमें पुट करेंगे और फाइनली डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली सेकेंड पेनिट्रेशन का जो केस है हम पूरा कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यू। तो यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो v स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट करी थी इनिशियल केस से वो पुट करेंगे और s हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको सॉल्व करने के बाद s हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर। सो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 4, ये हमने कैलकुलेट किया। ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 3। सो क्वेश्चन में पूछा हुआ ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा। सो ऑब्वियसली फाइनल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सो 4 माइनस 3 करना होगा। 4 माइनस 3 इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर। सो वेलोसिटी हाफ होने के बाद बॉडी ने और 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया ताकि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Person of mass 60 kg is standing on a spring balance inside a lift. If the lift falls freely downwards, then the reading of the spring balance will be equal to। सो एक पर्सन है लिफ्ट में, वो खड़ा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस है लिफ्ट के अंदर, है ना, एंड लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल कर रही है। सो फ्रीली फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन है हमारी वो ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। सो इस केस में जो वेट एपरेंट वेट होगा पर्सन का, मास मल्टीप्लाइड बाय जी नेट अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा, जी माइनस ए, और जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल्स टू जी। तो ए की जगह जी पुट कर देंगे, जी माइनस जी इज व्हाट, 0। सो एम मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0। सो एपरेंट वेट कितना होगा, 0 होगा। सो इस कंडीशन में पर्सन को एलिवेटर के अंदर वेटलेसनेस फील होगा। इन द कंडीशन ऑफ फॉलिंग लिफ्ट पर्सन फील्स वेटलेसनेस। सो 0 will be the correct answer. Option number 4. Next. In a tape recorder, while connecting 6 cells in a battery in series, by mistake one cell is connected with reverse polarity. So क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर में 6 सेल्स को हमने बैटरी में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। बाय मिस्टेक एक सेल को हमने रिवर्स पोलैरिटी के साथ लगा लिया। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज 24 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है, 24 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1 ओम। ये जो 6 सेल्स हमने लगाई, ईच सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और लोड की इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल कितनी आ रही है, 24 ओम।
हर सेल की ईएमएफ कितनी है 1.5 वोल्ट। सो करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितना होगा, राइट। सो इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन है दैट इज 6। नंबर ऑफ सेल्स रिवर्स पोलैरिटी के साथ कितनी कनेक्टेड है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, n इज 6। रिवर्स पोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी सेल्स रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हुई हैं दैट इज इक्वल टू 1। हर सेल की ईएमएफ को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 1। ये सब क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। एंड फाइनली एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 24 ओम। तो ई नेट निकालेंगे पहले। ई नेट विल बी इक्वल टू n माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाय e। n इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, m इज जो रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हुई है दैट इज 1, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली ई नेट निकालने के लिए कि नंबर ऑफ सेल्स माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ सेल्स जो रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हुई है मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो इस वैल्यू में इसमें हम पुट करेंगे, n की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 2, m की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय e of each cell that is 1.5। so 4 into 1.5 that is equals to 6 वोल्ट हमारे पास आ गया E net। इसी तरह हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, number of cells multiplied by R। R is what? R is the internal resistance of each cell। 6 into 1 that is equals to 6 ohm। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल लोड रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी गिवन है R, that is equals to 24 ohm। इंटरनल हमने निकाल ली दैट इज 6 ohm। सो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ गई 6 प्लस 24 दैट इज 30 ohm। अब ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ के अंदर आपके पास V की वैल्यू आपने निकाली ई नेट, आपने R कैलकुलेट कर लिया, बस I को हमें फाइंड आउट करना है। सो I विल बी इक्वल टू V बाय R। V इज हमारा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R 30 ohm। तो I आ गया 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर्स। सो 0.2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r। कोई सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है r है, और इसके अंदर हमारा क्या है करंट फ्लो कर रहा है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये सेंटर ऑफ द कॉइल, राइट। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में, सो ये मैग्नेटिक केस का फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट केस हो गया जो कि सेंटर पर है, सेंटर पे। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास वो पूछ रहा है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन इट्स एक्सिस इज। सो इतने डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिंपली रेशियो निकालना, राइट। सो हमारे पास सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। इसके बाद एक एक्सिस पर किसी r डिस्टेंस पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो, किसी x डिस्टेंस पे, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल की पावर 3/। यहाँ पे x हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पुट करो √3r। सो x को हम √3r पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करते हैं। सो ये म्यू नॉट आई r स्क्वायर एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, x की जगह √3r का होल स्क्वायर हम पुट कर देंगे, होल की पावर 3/2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे √3r का स्क्वायर इज 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 4 का अंडर रूट 4 का 4 की पावर 3/2 जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग म्यू नॉट आई बाई 16r। अब हमें दोनों का रेशियो निकाल लेना है। ये बी एट एक्सिस है, बी एट एक्सिस, राइट। दिस इज ऑल्सो एक्स नॉट एस। बी एट एक्सिस किसी एक्सिस पर जो वैल्यू है, सो बी सेंटर पर डिवाइडेड बाई बी एक्सिस पर वैल्यू कितनी होगी, सेंटर पर म्यू नॉट आई बाई 2r है और एट √3 डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की हमने म्यू नॉट आई बाई 16r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो आता है 8/1। ध्यान रखना उल्टा मत कैलकुलेट कर देना, एक्सिस अपॉन सेंटर नहीं कैलकुलेट करना है, सेंटर अपॉन एक्सिस निकालना है। सो आंसर आ गया 8:1, 8:1। बाकी ऑप्शन में 8 से रिलेटेड बस ऑप्शन 3 ही है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for the two particles P1 and P2 are straight lines inclined at angle 30 degree and 45 degree with the time axis. The ratio of the velocity Vp1 ratio Vp2 will be. So इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। सो ds by dt इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और वो हमें वेलोसिटी देता है। पार्टिकल 1 के लिए हम पहले निकालते हैं वेलोसिटी, सिंपली हम tan थीटा की वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सो पार्टिकल 1 जिसका थीटा 30 डिग्री है उसके लिए Vp1 निकालेंगे तो tan थीटा को कैलकुलेट करेंगे, tan 30 डिग्री, और tan की 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसी तरह पार्टिकल 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो पार्टिकल 2 के लिए थीटा जो है वो 45 डिग्री हो गया है। सो tan 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू tan 45 इज 1। सो हमारे पास Vp1 आ गया, Vp2 आ गया, तो हमें दोनों का रेशियो निकाल लेना है। Vp1 by Vp2 that is equals to 1/√3/1, that is finally equal to 1/√3. So 1 is to √3, option number 1 will be the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। A moving coil galvanometer of resistance 50 ohm gives a full scale deflection when a current of 0.5 milliampere is passed through it. The resistance required to convert it into a voltmeter of range 10 volt is, right? हमारे पास गैल्वेनोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम, और क्या गिवन है, हमारे पास करंट गिवन है। सो करंट आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, गैल्वेनोमीटर का करंट दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मिली एम्पियर। सो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, राइट? फिर हमारे पास गिवन है द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर, तो हमें इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। सो वोल्टेज कितनी गिवन है, 10 वोल्ट। सो अगर एक गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास वोल्टेज का बन जाता है, ये ओम्स लॉ वाली इक्वेशन है, V इज इक्वल्स टू आई आर। सो V इज इक्वल्स टू आई, आई इज द वही गैल्वेनोमीटर वाला करंट, तो करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कनेक्ट कर रहे हैं। एंड हमें एक रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देनी, लगा देनी है साथ में, जिसकी रेजिस्टेंस लेट से हमने आर मान ली। सो पहले इक्वेशन सिर्फ यहाँ तक थी, ये आर नहीं था, वोल्टेज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। बट अब एक हमने रेजिस्टेंस और लगा दी है सीरीज में। सो एक रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जी प्लस आर करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो आर इसको हम जब इधर से इधर लेके जाएंगे तो आर हमारे पास आएगा वी माइनस जी डिवाइडेड बाई आई जी। तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले हम v बाय आई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट? सो v कितना है, 10, आई जी 0.5 इंटू 10 की पावर -3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आई वैल्यू 20,000 ओम। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं r की वैल्यू में, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर r इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस आई जी बचा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 50, राइट? तो हमारे पास आंसर कितना आया, 19950 ओम। सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई करी एक्सटर्नली, हाई रेजिस्टेंस, ताकि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सके। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 19950 ओम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम हैव अ टाइम पीरियड t1 when it is on the earth surface and t2 when it is taken to a height r above the earth surface, the where r is the radius of the earth, right? So वैल्यू कितनी होगी t1 एंड t2 की? सो अगर ये अर्थ है, राइट, और इसके द सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ t1 ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है एक पेंडुलम की, दैट इज t1, कितनी है, t1। और अगर इस ऑब्जेक्ट को, दिस इज r डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर इतना ही डिस्टेंस हम ऊपर चले जाएं, r डिस्टेंस ही ऊपर चले जाएं अर्थ सरफेस के, यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड को देखें, सो वो टाइम पीरियड होगा t2, कितना होगा, t2। तो हमें क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, t2 बाई t1 का रेशियो निकालना है। सो इस केस में जो सिंपल पेंडुलम का हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है
2 pi under root L/g। L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमारा जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है, जो टाइम पीरियड जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ अंडर रूट जी के। अब लेंथ भी टाइम पीरियड की सेम रहेगी क्योंकि सेम पेंडुलम का हमें मेजर करना है। सो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ जी के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ जी के। नाउ जी के साथ क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, जी का क्या वेरिएशन देखने को मिलता है हाइट के साथ। सो हाइट के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है और एक पर्टिकुलर अबव हाइट पे अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर एच हाइट अबव पे जी की वैल्यू हो जाती है gm/r+h का होल स्क्वायर। अर्थ सरफेस पे तो h की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास g1 की वैल्यू आई gm/r²। एक h हाइट पर जहाँ पे r है h की वैल्यू, वहां पे h की जगह r पुट करेंगे तो हमारे पास g2 जो आया वो आया g1/4 यानी gm/4r²। राइट, अब दोनों में वैल्यू पुट करनी है बस। टाइम पीरियड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था अंडर रूट ऑफ जी के, तो T2/T1 कितना हो गया अंडर रूट ऑफ G1/G2। इसमें T1 की वैल्यू पुट करेंगे, G1 की वैल्यू दैट इज gm/r² और G2 की वैल्यू पुट करेंगे और T2/T1 का रेशो निकालेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4। तो T1/T2 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of the lake? स्विमर पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा जो कि 10 मीटर है लेक सरफेस से नीचे। राइट, तो प्रेशर टोटल जो होगा वो हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर गॉग। जो गॉग प्रेशर होता है वो हमारे पास किसी हाइट की वजह से अराइज होता है, जब वाटर में डेप्थ की वजह से कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन किसी डेप्थ पे हो वाटर सरफेस में तो गॉग प्रेशर लगता है। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हमें गॉग प्रेशर है जो को ऐड करना पड़ता है। सो पी एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सरफेस जिसकी वैल्यू 1 एटीएम होती है, या फिर इसको इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 1 एटीएम जिसकी वैल्यू 10 की पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो होती है रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट या कितनी डेप्थ में पर्सन प्रेजेंट है। तो गॉग प्रेशर हम निकालेंगे रो जी एच। रो वाटर की डेंसिटी इज 1000 kg/m³ तो 1000 पुट करेंगे। जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर। सारी जो हमारे पास वैल्यूज है वो एसआई यूनिट्स में है, सो कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है। अब ये सॉल्व होके आया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 तो 1 एटीएम के भी बराबर होता है, सो इसको हम 1 एटीएम भी बोल सकते हैं। सो टोटल प्रेशर हो गया 1 एटीएम जो सरफेस का था ऑलरेडी, प्लस वाटर की डेप्थ की वजह से 1 एटीएम और लग गया। सो टोटल 2 एटीएम हमारे पास क्या है प्रेशर होगा below 10 meter below the lake surface. So answer number 2. 2 ATM will be the correct answer. Next question. Beats are heard due to interference of two sound waves. जब दो साउंड वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 10 मिलीसेकेंड। मैक्सिमम से मिनिमम कितना टाइम लग रहा है 10 मिलीसेकेंड। द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स इज। सो देखिए यहाँ पे कि एक फुल बीट साइकिल के अंदर जो टाइम इंटरवल कैलकुलेट किया जाता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम इंटेंसिटीज के बीच में किया जाता है। हालांकि जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है 100 मिली सेकेंड्स वो केवल एक साइकिल के लिए है, सॉरी एक मिड साइकिल के लिए है, एक हाफ साइकिल के लिए है। तो ये एक हाफ बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम से मिनिमम है, अगर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम दोबारा टाइम पीरियड देता वो एक फुल बीट का टाइम पीरियड होता, बट यहाँ पे जो है हाफ टाइम गिवन है। सो हम पूरा बीट पीरियड पहले कैलकुलेट करेंगे। पूरा बीट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम गिवन है हाफ टाइम गिवन है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमारे पास निकल के आएगा। अगर हम 10 मिली सेकेंड्स को बोले तो ये 0.1 सेकेंड होता और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है वन बाय टाइम पीरियड होती है। जो हमने टाइम पीरियड का बीट टाइम पीरियड निकाल लिया
फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन्वर्स कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/0.2 सेकेंड, दैट इज 5 हर्ट्ज। अब हमारे पास जो ये बीट फ्रीक्वेंसी आती है, ये बीट फ्रीक्वेंसी होती ही दो अलग अलग जो साउंड वेव्स है उनके जो इंटरफेरेंस होता है, उनके बीच जो डिफरेंस आता है, वही जो होता है बीट फ्रीक्वेंसी होती है। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स। ये जो दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं, इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, वही तो क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अलग से कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमने कैलकुलेट करी बीट फ्रीक्वेंसी, वही हमारा क्या होता है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस भी वही होता है। तो एफ बीट जो ये है, ये F1 माइनस F2 का मॉड ही है, कैलकुलेट किया है। तो अलग से कुछ डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी निकालो, जो बीट फ्रीक्वेंसी आई वही दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी होगी। सो आंसर विल बी 5 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है और डेटा बेस्ड है, बस मैच करना है। एक्स रेज, सो इसमें हमें हमारे पास टाइप ऑफ रे गिवन है और उसकी वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ से हमें मैच करना है। अगर हम एक्स रेज की बात करें तो इनकी वेवलेंथ रेंज होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, राइट। सो ये इससे मैच हो रहा है। विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और 5000 इन दोनों के बीच लाई करता है, तो विजिबल लाइट को 5000 एंगस्ट्रॉम से मैच कर देंगे। यूवी लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। सो 2000 जो है वो यूवी से मैच हो रहा है। इंफ्रारेड जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, तो 10000 जो है वो इससे मैच हो रहा है इंफ्रारेड। सो 1 का ए, बी सेकंड का इज सी, दिस ऑप्शन गोज, एंड सी का वी हैव बी एंड फोर्थ का डी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज मैचिंग, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब के अंदर, देखिए ये क्यूब है, ट्रांसपेरेंट क्यूब है, इसके अंदर एक स्मॉल एयर बबल है। It its apparent distance is 2 centimeter when seen through one surface या one face। अगर एक सरफेस से हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ हमारी आई लगाते हैं, हम अपनी आंखों से इस साइड से देखते हैं, सो ये जो हमारे पास बॉल है, एक एयर बबल है, ये हमें 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दिखता है और ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपरेंट डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, और अगर हम दूसरे फेस से इसको देखते हैं तो कितना दिखता है, 5 सेंटीमीटर पर दिखता है। अदर फेस से कितना अपरेंट डिस्टेंस दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर का। नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज 1.5, ये जो मटेरियल है क्यूब का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, गिवन है क्वेश्चन में 1.5। सो द रियल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब मस्ट, सो इस क्यूब की लेंथ ओरिजिनली कितनी होगी, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम इस एपरेंट डिस्टेंस को रियल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले, प्लस इधर साइड से भी इस एपरेंट डिस्टेंस को रियल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले और दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास इस क्यूब की ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, राइट। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द एपरेंट डेप्थ। तो पहली साइड के लिए, ये फर्स्ट साइड हो गई हमारी, ये हमारी सेकेंड साइड हो गई। तो फर्स्ट साइड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, म्यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी 1.5। रियल डिस्टेंस फ्रॉम फेस 1 डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सो इस केस में रियल डेप्थ कितनी निकल के आई, 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अगर हम इधर से देख रहे हैं, सो इसी तरह सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ 1.5 इज इक्वल्स टू रियल डिस्टेंस फ्रॉम फेस 2 डिवाइडेड बाय एपरेंट डिस्टेंस जो कि कितना है 5। 5 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना है हमारे पास 7.5। रियल ए की वैल्यू निकालने के लिए रियल जो डिस्टेंस है यहाँ तक और रियल जो डिस्टेंस है यहाँ तक, उसको ऐड कर देंगे। सो 3 प्लस 7.5 विल बी इक्वल टू 10.5। सो आंसर कितना होगा हमारे पास, 10.5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following equation does not represent the simple harmonic motion? So इस क्वेश्चन में हमारे पास जो tan वाली वैल्यू होती है, tan ओमेगा t वैल्यू जो होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करती।
जो हार्मोनिक मोशंस होती है वो साइन कॉस के फॉर्म में या फिर ए ई ओमेगा टी के फॉर्म में होती है, बट कभी भी टैन के फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। ये जो ई वाली फॉर्मेट है इसको यूलर्स फॉर्मूला बोला जाता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज नॉट proper way to represent simple harmonic motion, that is SHM. Next question, which of the following planet has the largest number of satellites? So इसमें से हमारे पास जो Saturn होता है उसकी ज्यादा सबसे maximum number of satellites present होती हैं, that is 146 अभी तक। Next question, torque of 50 Newton meter acting on a wheel at rest rotate it through 200 radians in 5 seconds. एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, तो हमारे पास ये टॉर्क है जो कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये हमारे पास 200 रेडियंस पर 5 सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क है हमारे पास 50 न्यूटन मीटर, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है 200 रेडियंस है, टाइम 5 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एट रेस्ट, क्वेश्चन में गिवन है कि वो एट रेस्ट था पहले, तो इनिशियल हमारे पास ओमेगा 0, टाइम 0 पर कितनी है 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशंस होती हैं कि S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस यहाँ पे हमारे पास हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारे पास 200 रेडियंस है, ओमेगा हमारे पास यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। सो ए यहाँ पे हमें अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम हमारे पास 5 सेकेंड्स क्वेश्चन में गिवन है। सो इसको अगर हम सॉल्व करें वैल्यूज पुट करके, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पे पुट करिए, हाफ अल्फा कैलकुलेट करना है, टी हमारे पास 5 है, तो टी 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25। सो अल्फा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पे 200 इंटू 2 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 200 पुट करेंगे, 2 थीटा बाई टी स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, सो 400 बाई 25 दैट इज इक्वल्स टू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो 16 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A very thin film of soap bubble thickness 0, thickness tends to 0 is seen under reflection of white light. Then the color of the film appears to be. तो जब एक थिन ट्रांसपेरेंट सोप फिल्म को हम व्यू करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर, तो फॉलोइंग हमारे पास चीजें देखने को मिलती है, फेस चेंज देखने को मिलता है, पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है, और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। सो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारे पास लाइट है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, और फिल्म हमारे पास ब्लैक कलर की ऑब्जर्व होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रह गया था फ्रॉम प्रीवियस केमिस्ट्री वाली वीडियो, सो इसको भी देख लेते हैं एक बार। In an accident in a school lab, a large sample of aqueous sodium hydroxide was split. Sodium hydroxide split हो गया था, तो which substance when added in excess is not suitable for neutralizing alkali spill? So alkali spill के केस में सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं डालना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा सकता है, इसके साथ इसकी कोरोसिविटी बहुत ज्यादा है और सेफ्टी रिस्क जुड़े हुए हैं। ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के इफेक्ट को। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो भी है ये भी एक हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है और न्यूट्रलाइजेशन को इफेक्टिवली कर सकता है और ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इट कैन बी हार्मफुल जब इसको यूज करेंगे। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट शुड नॉट बी यूज्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे टीजीटी एचटेट 2022 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कस किए, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।